मेकॉम्ब में आपका स्वागत है। एक सोया हुआ टाउन। मेकॉम्ब एक पुराना टाउन था, एक थका हुआ पुराना टाउन। जब मैंने इसे पहली बार जाना था, लोग तब धीरे धीरे चलते थे। वो साइडवॉक्स पर धीरे धीरे चलते थे। उनके पैरों से वो बारीक लाल धूल उड़ती थी जो गर्मियों में सब कुछ ढक लेती थी। उन्हें कहीं खास जाने की जल्दी नहीं होती थी। कहीं जल्दी जाने लायक कुछ था भी नहीं, समझे। मेकॉम्ब में तो बिल्कुल नहीं। समर्स लंबे और गर्म होते थे। ओह, बहुत ज्यादा गर्म हवा भी भारी और चिपचिपी हो जाती थी। मेकॉम्ब की लाइफ में एक रिदम था, एक धीमी स्टेडी बीट, जैसे किसी शांत कमरे में पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही हो। मॉर्निंग्स काल्मों के लिए होती थी और शायद टाउन स्क्वायर का एक चक्कर लगाने के लिए। आफ्टरनून सोने के लिए होती थी, खासकर जब समर का सूरज आग बरसाता था, सबको नींद आने लगती थी। इवनिंग्स थोड़ी ठंडक लाती थी और लोग अपने पोर्चेस पर बैठ जाते थे। वो धीरे धीरे बातें करते थे, उनकी आवाजें गर्म हवा में तैरती रहती थी। बच्चे जैसे मेरा भाई जेम और मैं बाहर खेलते थे जब तक जुगनू नहीं निकल आते थे। ये एक सिंपल लाइफ थी, या कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लगता था। मेरा नाम स्काउट फिंच है और ये कहानी मैं सुना रही हूं। मैं तब कोई बहुत लेडी लाइक छोटी लड़की नहीं थी। मुझे ड्रेसेस से ज्यादा ओवरऑल्स पहनना और टी पार्टीज के बजाय अपने बड़े भाई जेम के साथ बाहर खेलना पसंद था। हाँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था और मैं बहुत सवाल पूछती थी। कभी कभी बड़ों को लगता था कि मैं कुछ ज्यादा ही सवाल पूछती हूँ। जेम मुझसे 4 साल बड़ा था। वो ज्यादातर ब्रेव था और आमतौर पर फेयर रहता था। वो मेरा ख्याल रखता था, भले ही कभी कभी मैं उसे अनोइंग लगती थी। हमारे पापा एटिकस फिंच थे। वो मेकॉम्ब में एक लॉयर थे। वो ज्यादातर दूसरे पिताओं से उम्र में बड़े थे। वो उनकी तरह फुटबॉल नहीं खेलते थे या हंटिंग पर नहीं जाते थे, बल्कि एटिकस किताबें पढ़ते थे। वो ग्लासेस पहनते थे। वो एक शांत आदमी थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो लोग सुनते थे। वो हमेशा हमें सच बताते थे, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो सबके लिए फेयरनेस और जस्टिस में विश्वास रखते थे। मेकॉम्ब का वो आम सोया सोया सा रिदम एक समर में डिस्टर्ब हो गया। बिग ट्रबल कानाफूसी से शुरू हुई, फिर वो कानाफूसी तेज होती गई और गुस्से भरी बातों में बदल गई। टॉम रॉबिन्सन नाम के एक जवान ब्लैक आदमी पर एक भयानक जुर्म का इल्जाम लगा। उस पर माइएला ईवेल, एक व्हाइट औरत को चोट पहुंचाने का इल्जाम था। हमारे मेकॉम्ब टाउन में 1930s के डीप साउथ में एक व्हाइट औरत का एक ब्लैक आदमी पर ऐसा इल्जाम लगाना बहुत ही सीरियस बात थी। इससे बहुत सारा डर और बहुत सारी नफरत फैल गई। लोगों ने पूरे फैक्ट्स जाने बिना ही साइड लेना शुरू कर दिया। एटिकस, मेरे पापा को टॉम रॉबिन्सन को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए कहा गया। मेकॉम्ब में बहुत से लोगों को यह पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि एटिकस को टॉम की मदद करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा टॉम गिल्टी है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ब्लैक था और माइएला व्हाइट थी। हमें स्कूल में गंदी बातें सुनने को मिलने लगी। बच्चे वही दोहराते थे जो उनके पेरेंट्स घर पर कहते थे। वो एटिकस को बुरे नामों से बुलाते थे। टॉम रॉबिन्सन के ट्रायल का दिन आ गया और ऐसा लगा जैसे पूरे टाउन ने अपनी सांस रोक ली हो। कोर्ट हाउस खचाखच भरा हुआ था। काउंटी भर से लोग आए थे, इसे किसी शो की तरह देख रहे थे। जैम, डिल और मैं किसी तरह चुपके से घुस गए और ऊपर बैल्कनी में जगह ढूंढ ली जहां ब्लैक टाउन्स पीपल को बैठना पड़ता था। वहां से हमने सब कुछ देखा। हमने एटिकस को देखा, काल्म और सीरियस, एक ऐसे कोर्टरूम का सामना करते हुए जो पहले से ही उसके क्लाइंट के खिलाफ फैसला कर चुका था। वो वहां अकेले खड़े छोटे लग रहे थे, लेकिन उनकी आवाज दमदार और साफ थी। वो टॉम की जान के लिए लड़ रहे थे और हम ये जानते थे। एटिकस ने विटनेसेस से सवाल पूछना शुरू किया। पहले उन्होंने माइएला ईवेल से सवाल पूछे। वो डरी हुई और गुस्से में लग रही थी। जैसे जैसे एटिकस ने उससे सवाल पूछे, उसकी कहानी में दरारें दिखने लगी। वो जेंटल थे लेकिन फर्म थे। उन्होंने दिखाया कि माइएला की लाइफ बहुत मुश्किल और अकेली थी। उन्होंने हमें ये समझाया कि उसके पास झूठ बोलने की वजहें हो सकती हैं। एटिकस के दिए सारे एविडेंस के बावजूद, इस साफ प्रूफ के बावजूद कि टॉम रॉबिन्सन वो जुर्म कर ही नहीं सकता था जिसका उस पर इल्जाम था, जूरी ने उसे गिल्टी पाया। जेम और मैं बैल्कनी में बैठे थे, एकदम स्टन्ड। हमें यकीन नहीं हो रहा था। हमने कितनी ध्यान से सुना था। हमने एटिकस को सच दिखाते हुए देखा था। जूरी कैसे कह सकती थी कि टॉम गिल्टी है? ऐसा लगा जैसे पेट में किसी ने जोर का मुक्का मारा हो।
बालकनी में हमारे आसपास जो बड़े थे वो चुप थे, उनके चेहरे उदास थे। जब एटिकस थके हारे कोर्टरूम से बाहर निकले तो बालकनी में बैठे सभी ब्लैक लोग उनके गुजरने पर खड़े हो गए। ये उनका तरीका था उन्हें रिस्पेक्ट दिखाने का, इतनी कोशिश करने के लिए। जेम का दिल टूट गया था। उसने जस्टिस सिस्टम पर यकीन किया था। उसने यकीन किया था कि सच की जीत होगी। जब वर्डिक्ट आया तो ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। वो रोया, किसी छोटे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि गहरी गुस्से वाली सिसकियों के साथ। वो बार बार कहता रहा, ये सही नहीं है एटिकस, ये सही नहीं है। एटिकस ने समझाने की कोशिश की कि कभी कभी लोगों के प्रेजुडिसेस सच से ज्यादा ताकतवर होते हैं, खासकर जब बात रेस की हो। उन्होंने जेम से कहा कि यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन उन्हें अच्छी लड़ाई लड़ते रहना होगा। सबसे बुरी खबर तो अभी आनी बाकी थी। हमें पता चला कि टॉम रॉबिन्सन मर चुका था। उन्होंने कहा कि प्रिजन से भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि वो बस पागल हो गया और फेंस की तरफ भागा और गार्ड्स के पास उसे गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। 17 गोलियां। एटिकस ने समझाया कि टॉम सारी उम्मीद खो चुका था। वो व्हाइट लोगों के दिए चांसेस से थक गया था और उसने अपना चांस खुद लेने का फैसला किया। ये एक ऐसे आदमी का डेस्परेट एक्ट था जो जानता था कि जस्टिस सिस्टम उसके साथ कभी फेयर नहीं होगा। उसकी मौत एक भयानक ट्रेजेडी थी, प्रेजुडिस और नफरत से बर्बाद हुई एक और मासूम जिंदगी। ऐसा लगा जैसे पूरे टाउन को रोना चाहिए, लेकिन हम में से कुछ ही रोए। जेम ने टॉम की मौत को बहुत दिल पर ले लिया। वो पहले से ही ट्रायल की अनफेयरनेस से जूझ रहा था। अब इस खबर ने उसकी बची खुची उम्मीद को भी कुचल दिया। वो और ज्यादा चुप और गुमसुम रहने लगा। उसे दुनिया की बदसूरती और ज्यादा साफ दिखने लगी और इससे उसे बहुत दुख होता था। वो बात करता था कि कैसे टॉम एक मॉकिंग बर्ड की तरह था, जिसे बिना किसी वजह के गोली मार दी गई, जो बस अपना दिल खोल कर गा रहा था और किसी को परेशान नहीं कर रहा था। जब टॉम रॉबिन्सन के ट्रायल और उसके बाद का ड्रामा चल रहा था, बू रैडली के लिए हमारा पुराना फैसिनेशन जारी रहा, शायद अब बचकानी शरारतों से कम और शांत क्यूरियोसिटी के साथ ज्यादा। बू, जिसका असली नाम आर्थर था, अब भी अपने घर में छिपा हुआ था, मोहल्ले का एक फैंटम। हमने गर्मियां उसे बाहर निकालने की कोशिश में बिताई थी, उसके लिए नोट्स छोड़े, उसकी खिड़कियों से झांका। हम उसे एक डरावनी हस्ती समझते थे, शायद एक मॉन्स्टर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और दुनिया में असली बदसूरती देखी, बू के बारे में हमारे विचार बदलने लगे। पहले धीरे धीरे, फिर और गहराई से। अजीब छोटी छोटी चीजें होने लगीं। रैडली प्रॉपर्टी के किनारे एक पुराने ओक ट्री के कोटर में छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलने लगे। च्यूइंग गम, पुराने पेनीज, साबुन की बनी मूर्तियां जो जेम और मेरी तरह दिखती थीं। हमने कभी नहीं देखा कि उन्हें कौन रखता था, लेकिन हमें शक था कि वो बू था। ये छोटी छुपी हुई मेहरबानियां उन डरावनी कहानियों से मेल नहीं खाती थीं जो हमने खुद को सुनाई थी। उनसे एक अलग तरह के इंसान का इशारा मिलता था, कोई अकेला शायद, लेकिन मतलबी नहीं, कोई जो अपने ही चुपचाप तरीके से हम पर नजर रख रहा था। इससे हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं वो मॉन्स्टर जिसे हमने इमेजिन किया था सिर्फ हमारे डर की उपज तो नहीं था। बू रैडली के बारे में सच्चाई आखिरकार एक अंधेरी रात को सामने आई। एक ऐसी रात जब जेम और मुझ पर असली खतरा आया। बॉब ईविल ट्रायल के बाद भी नाराज और बदले की आग में जल रहा था। उसने हम पर हमला कर दिया जब हम हैलोवीन पैजेंट से घर लौट रहे थे। वो हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, शायद मार भी डालता, एटिकस से बदला लेने के लिए। मॉकिंग बर्ड का आइडिया कुछ ऐसा था जो एटिकस ने हमें सिखाया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जब हम अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मॉकिंग बर्ड को मारना पाप है। मिस मॉडी, हमारी पड़ोसन, ने इसे और समझाया। मॉकिंग बर्ड्स कुछ नहीं करते सिवाय हमारे आनंद के लिए म्यूजिक बनाने के। वो लोगों के गार्डन खराब नहीं करते, अनाज के गोदामों में घोंसले नहीं बनाते, वो बस हमारे लिए दिल खोलकर गाते हैं। इसीलिए मॉकिंग बर्ड को मारना पाप है। वो मासूम जीव हैं जो दुनिया में सिर्फ खूबसूरती और खुशी लाते हैं, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। टॉम रॉबिन्सन एक मॉकिंग बर्ड था। वो एक दयालु, मेहनती आदमी था जिसने एक व्हाइट औरत के लिए अफसोस महसूस करने की गलती की, एक ऐसे सोसाइटी में जहां इसकी इजाजत नहीं थी। वो उस जुर्म के लिए इनोसेंट था जिसका उस पर इल्जाम लगाया गया था, फिर भी उसे सताया गया और आखिर में मार दिया गया। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि
उसने मयला की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अच्छाई और उसकी रेस ने उसे टारगेट बना दिया। टाउन ने अपने प्रेजुडिस और डर में उसे बर्बाद कर दिया। उसकी कहानी एक दुख भरा गीत है, एक याद कि कैसे मासूमियत को इनजस्टिस और नफरत से आसानी से कुचला जा सकता है। वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसे चुप करा दिया गया। मेकोम, स्काउट, जेम, एटिकस, टॉम रॉबिन्सन और बू रैडली की कहानी बहुत पहले 1930s में हुई थी, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचती हूं तो लगता है कि ये आज के बारे में भी हो सकती है। तब से दुनिया कई तरह से बदल गई है। हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज हैं और सिटीज बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन कुछ चीजें, लोगों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें उतनी नहीं बदली हैं जितनी हम उम्मीद करते हैं। जो सवाल मेकॉम में बचपन में हमारे सामने थे, वो आज भी पूरी दुनिया में बच्चों और बड़ों के सामने हैं। क्या हम सही के लिए खड़े होने के लिए उतने ब्रेव हैं, तब भी जब ये मुश्किल हो? रेसिज्म और प्रेजुडिस, वो काले बादल जो टॉम रॉबिन्सन के ट्रायल पर छाए हुए थे, आज भी हमारे सोसाइटीज में मौजूद हैं। लोगों को आज भी उनकी स्किन के कलर, उनके धर्म, वो कहां से हैं या वो किसे प्यार करते हैं, इसकी वजह से अनफेयरली जज किया जाता है। हम इसे न्यूज में देखते हैं, अपनी कम्युनिटीज में इसके बारे में सुनते हैं, और कभी कभी हम इसे अपने ओन स्कूल्स या नेबरहुड्स में भी देख सकते हैं। क्या हम उन लोगों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमसे डिफरेंट हैं, या हम कानाफूसी और डर की सुनते हैं जैसे मेकोम में बहुत से लोगों ने किया था? क्या हम इनजस्टिस देखते हैं तो उसे चैलेंज करते हैं, या हम चुप रहते हैं? गैप 2S, एटिकस ने जो करेज दिखाया टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड करते हुए जब सब उसके खिलाफ थे, वैसी हिम्मत की हमें आज भी जरूरत है। भीड़ के खिलाफ जाना मुश्किल होता है। जब दूसरे नफरत भरी बातें चिल्ला रहे हों तो अपनी आवाज उठाना मुश्किल होता है। लेकिन एटिकस ने हमें सिखाया कि रियल करेज सही काम करने में है, पॉपुलर काम करने में नहीं। क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें डिफेंड करने की जरूरत है? क्या ऐसे सच हैं जिन्हें बोलने की जरूरत है, भले ही वो अनकंफर्टेबल हो? हम रोजाना अपने छोटे छोटे तरीकों से एटिकस जैसा बनने का करेज कैसे ढूंढ सकते हैं? और मॉकिंग बर्ड्स का क्या आज भी ऐसे इनोसेंट लोग हैं जिन्हें गॉसिप से, अनफेयर जजमेंट से या ऐसे सिस्टम से नुकसान पहुंच रहा है जो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करते? हम उन्हें देखना और प्रोटेक्ट करना कैसे सीख सकते हैं? मेकॉम की कहानी हमें अपने दिलों में और अपनी कम्युनिटीज में झांकने के लिए कहती है। ये हमें जस्टिस के बारे में, एम्पैथी के बारे में और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने का असली मतलब क्या है, इस बारे में सोचने के लिए कहती है। ये हमें दिखाती है कि बच्चे भी इनजस्टिस देख सकते हैं और बड़े सवाल पूछ सकते हैं। ये कहानी आपको आज अपनी दुनिया के बारे में क्या सवाल पूछने पर मजबूर करती है, और जो जवाब आपको मिलेंगे, आप उनका क्या करेंगे?